आज हम एक बहुत बड़े और पेचीदा सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत एक राष्ट्र के तौर पर आखिर बना कैसे। मतलब ये विचार कि हजारों साल से अलग अलग भाषाएं, धर्म और रियासतों में बटा ये उपमहाद्वीप अचानक खुद को एक देश मानने लगा, ये हुआ कैसे? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, यूरोप में तो ये राष्ट्र राज्यों के उदय के साथ हुआ, पर भारत की कहानी जैसा आपने कहा बिल्कुल अलग है। यहाँ राष्ट्रवाद की भावना उपनिवेशवाद के खिलाफ जो लंबा संघर्ष चला, उसी से पैदा हुई। बिल्कुल, और आज हम उसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरेंगे, खास तौर पर 1920 के दशक के बाद के तौर पर, जब असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे बड़े आंदोलन हुए। सही कहा। लेकिन 1920 के दशक को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे, पहले विश्व युद्ध पर जाना होगा। सोचिए, 1914 से 1918 तक दुनिया एक आग में जल रही थी और उसकी तपिश भारत तक पहुंच रही थी। कैसे? मतलब आर्थिक तौर पर? हाँ बिल्कुल। अंग्रेजों ने रक्षा के नाम पर भारी कर्ज लिए, टैक्स बढ़ा दिए, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और इनकम टैक्स तक लगा दिया गया। तो सारा बोझ आम आदमी पर आ गया। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि 1913 से 1918 के बीच सिर्फ 5 साल में चीजों की कीमतें लगभग दोगुनी हो गईं। बाप रे। और ऊपर से गांवों से जबरदस्ती भर्ती भी हो रही थी। हाँ, जबरन भर्ती, जिससे गांव में बहुत गुस्सा था। और जैसे ये काफी ना हो, उसी दौरान फसलें खराब हो गईं और फ्लू की महामारी फैल गई। आंकड़े तो डराने वाले हैं। 1921 की जनगणना के हिसाब से करीब 120 से 130 लाख लोगों की मौत हुई थी। तो आप माहौल समझ सकते हैं, गुस्सा, निराशा और एक गहरी हताशा। लोगों को लगा था कि शायद युद्ध खत्म होगा तो मुश्किलें कम होंगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये एक ऐसा माहौल था जो किसी बड़े बदलाव के लिए, किसी नए विचार और किसी नए नेता के लिए बिल्कुल तैयार था। बिल्कुल। और इसी माहौल में जनवरी 1915 में एक शख्स दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटता है, मोहनदास करमचंद गांधी। और वो अपने साथ संघर्ष का एक ऐसा तरीका लेकर आते हैं जिसके बारे में भारत ने पहले कभी सुना नहीं था, सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। इसका फलसफा बड़ा गहरा था। गांधी जी का मानना था कि अगर आपकी लड़ाई सच्चाई और इंसाफ के लिए है, तो आपको जालिम से लड़ने के लिए शारीरिक ताकत की जरूरत नहीं है। पर ये सुनने में थोड़ा आदर्शवादी लगता है ना? मतलब एक इतना बड़ा साम्राज्य, क्या उसे सिर्फ अहिंसा से बदला जा सकता था? बहुत अच्छा सवाल है, और यही गांधी जी के प्रयोग की सबसे बड़ी चुनौती भी थी और खासियत भी। उनका तर्क था कि आपका मकसद दुश्मन को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसकी चेतना को झंझोड़ना है, उसे यह एहसास दिलाना है कि वो नैतिक रूप से गलत है। और उन्होंने इसे आजमाना भी शुरू कर दिया, छोटे स्तर पर। हाँ, भारत आते ही 1917 में बिहार के चंपारण में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ, फिर उसी साल गुजरात के खेड़ा में किसानों के लिए, और 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के बीच, ये तीनों सत्याग्रह सफल रहे। तो ये एक तरह से कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया जा रहा था, और जब ये स्थानीय स्तर पर काम कर गया तो गांधी जी ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का सोचा। और मौका मिला 1919 में रॉलेट एक्ट के साथ। ये क्या था रॉलेट एक्ट? ये एक बहुत ही दमनकारी कानून था। इस एक्ट ने सरकार को यह अधिकार दे दिया कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में डाल सकती है। मतलब बोलने और विरोध करने के अधिकार पर सीधा हमला? बिल्कुल। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का ऐलान किया। 6 अप्रैल को हड़ताल रखी गई। और इसका असर भी दिखा? हाँ, शहरों में रैली जुलूस निकले, रेलवे वर्कशॉप में मजदूर हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं। अंग्रेज सरकार इससे बौखला गई। और इसी बौखलाहट और दमन का सबसे भयानक नतीजा सामने आया 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में। बैसाखी का दिन था। अमृतसर के उस बाग में हजारों लोग जमा थे। बहुत से तो आसपास के गांव से आए थे, जिन्हें शहर में लगे मार्शल लॉ के बारे में पता भी नहीं था। और तभी जनरल डायर अपनी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचता है, बाग से बाहर निकलने के जो रास्ते थे उन्हें बंद करवाता है और निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे देता है। सैकड़ों लोग मारे गए। और जब बाद में डायर से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब तो मतलब रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, उसने कहा कि वो सत्याग्रहियों के मन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव डालना चाहता था। दहशत का नैतिक प्रभाव। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उत्तर भारत के शहरों में हिंसा भड़क उठी।
सरकार ने और भी बर्बरता से जवाब दिया। लोगों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। और इसी हिंसा को फैलता देख गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। रॉलेट सत्याग्रह भले ही शहरों तक सीमित रहा, पर गांधी जी को एक बात समझ आ गई थी कि अगर कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना है तो हिंदू और मुसलमानों को साथ लाना ही होगा। बिल्कुल। और उन्हें इसका मौका खिलाफत के मुद्दे में दिखा। खिलाफत का मुद्दा क्या था? देखिए, पहले विश्व युद्ध में तुर्की हार चुका था, जो जर्मनी के साथ था, और तुर्की का जो सुल्तान था उसे पूरी दुनिया के मुसलमान अपना खलीफा यानी आध्यात्मिक गुरु मानते थे। अच्छा। तो ये अफवाहें थीं कि अंग्रेज उस पर एक बहुत अपमानजनक संजी थोपने वाले हैं। अच्छा। इससे भारत के मुसलमान बहुत नाराज थे। तो मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे नेताओं ने खिलाफत समिति बनाई। हाँ, और गांधी जी ने उनसे बात की। उन्हें लगा कि ये एक सुनहरा मौका है मुसलमानों को कांग्रेस के मंच पर लाने का और एक संयुक्त जन आंदोलन खड़ा करने का। तो ये एक राजनीतिक समीकरण था। गांधी जी ने खिलाफत के समर्थन के बदले स्वराज के लिए एक बड़े आंदोलन, असहयोग आंदोलन के लिए मुस्लिम नेताओं का समर्थन हासिल कर लिया। बिल्कुल। सितंबर 1920 में कैलकाटा अधिवेशन में उन्होंने सबको मना लिया। लेकिन ये असहयोग का विचार ही क्यों? ये आइडिया कहाँ से आया? ये विचार गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में बहुत पहले ही 1909 में दे दिया था। अच्छा। उनका तर्क बहुत सीधा और शक्तिशाली था कि भारत में अंग्रेजी राज भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। हमारे लोग उनकी पुलिस में हैं, उनकी अदालतों में वकील हैं, उनके स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर हम सब भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें तो ये राज 1 साल के अंदर ढह जाएगा। यह तो एक कमाल का विचार है। मतलब ब्रिटिश ताकत को किसी बाहरी शक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था के तौर पर देखना जो हमारे ही कंधों पर टिकी है। एग्जैक्टली। और जैसे ही हम कंधे हटा लें वो गिर जाएगी। वाह। और इसी सोच के साथ जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। और यहीं से हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि स्वराज का नारा तो सबने लगाया, लेकिन सबके लिए शब्द का मतलब बिल्कुल अलग था। सही बात है। तो शहर के पढ़े लिखे मध्य वर्ग के लिए स्वराज का क्या मतलब था? उनके लिए इसका मतलब था अंग्रेजी संस्थानों का बहिष्कार। हजारों छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। आर्थिक मोर्चे पर भी असर हुआ। बहुत ज्यादा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग हुई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। आलम ये था कि 1921-22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। लेकिन ये जोश ज्यादा दिन टिका नहीं। शहरों में आंदोलन धीमा क्यों पड़ गया? देखिए, इसकी कुछ व्यवहारिक दिक्कतें थीं। जैसे खादी का कपड़ा मिल के कपड़े से कहीं ज्यादा महंगा था, गरीब उसे कैसे पहनते? सही बात है। और ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार के लिए भारतीय संस्थानों का विकल्प भी तो होना चाहिए था। वो बन नहीं पाए या बहुत धीरे बने। तो आखिरकार छात्र, टीचर, वकील सब वापस सरकारी संस्थानों में लौटने लगे। हाँ। किसानों की कहानी तो कुछ और ही कहती है। बिल्कुल। वहाँ किसानों की लड़ाई अंग्रेजों से नहीं, बल्कि अपने ही तालुकदारों और जमींदारों से थी, जो उनसे भारी भरकम लगान वसूलते थे और बेगार करवाते थे। बेगार मतलब बिना किसी पैसे या मेहनत आने के जबरदस्ती काम करवाना। तो जब किसानों ने असहयोग के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि गांधी जी का संदेश उनके लिए है। उन्होंने लगान देना बंद कर दिया, जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया, जिसे नाई धोबी बंद कहा गया। और सबसे दिलचस्प बात, वो ये सब गांधी जी के नाम पर कर रहे थे। स्थानीय नेता लोगों को बता रहे थे कि गांधी राज आ गया है, अब कोई लगान नहीं लगेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। हाँ, वो अपनी हर कार्रवाई और उम्मीद को महात्मा के नाम से जोड़ रहे थे। जबकि कांग्रेस का नेतृत्व किसानों की इस हिंसक कार्रवाई से बहुत असहज था। और अगर हम और भी दूर आंध्र प्रदेश की गूडेम पहाड़ियों में जाएं, तो वहां कहानी और भी अलग हो जाती है। हाँ, अल्लूरी सीताराम राजू की कहानी। ये तो किसी लोक कथा के नायक जैसे लगते हैं। एक ऐसा नेता जो दावा करता है कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, कि वो सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकता है, लोगों को ठीक कर सकता है और उसे गोलियां भी नहीं मार सकती। और कमाल की बात देखिए, राजू गांधी जी को महान मानते थे। लोगों से खादी पहनने और शराब छोड़ने को कहते थे, जो कि गांधी जी के कार्यक्रम का हिस्सा था। लेकिन उनका ये भी मानना था कि भारत को आजादी अहिंसा से नहीं, बल्कि बल प्रयोग से, गुरिल्ला युद्ध से ही मिल सकती है। तो उन्होंने पुलिस थानों पर हमले करवाए। हाँ, और 1924 में उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई। पर वो अपने लोगों के लिए एक लोकनायक बन गए। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आ रही है। स्वराज कोई एक ठोस विचार नहीं था,
बल्कि ये एक खाली छाते जैसा था जिसके नीचे हर कोई अपनी अपनी उम्मीदों और शिकायतों की बारिश से बचने आ गया था। बहुत अच्छी उपमा है। आदिवासियों के लिए जंगल पर अपने अधिकार की लड़ाई थी, और असम के बागान मजदूरों के लिए, उनके लिए तो आजादी का मतलब था उस बागान की चारदीवारी से बाहर निकलकर अपने गांव वापस जा पाना। बिल्कुल। 1859 के एक कानून के तहत उन्हें बागानों में कैद करके रखा जाता था। जब उन्होंने आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर बागान छोड़कर चल पड़े। उन्हें लगा कि गांधी राज आ रहा है और अब उन्हें गांव में जमीन मिलेगी। पर वो कभी घर नहीं पहुंच पाए। नहीं, रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वो रास्ते में ही फंस गए। उन्हें पकड़ा गया और बुरी तरह पीटा गया। लेकिन इन सब कहानियों से एक बात साफ है कि ये सभी स्थानीय आंदोलन भले ही कांग्रेस के कार्यक्रम से अलग थे, फिर भी भावनात्मक स्तर पर एक अखिल भारतीय आंदोलन से जुड़ रहे थे। हाँ, जब वो स्वतंत्र भारत के नारे लगाते थे तो वो एक बड़े आंदोलन का हिस्सा बन जाते थे। लेकिन ये सब कुछ फरवरी 1922 में अचानक रुक गया। हाँ, गोरखपुर के पास चौरी चौरा में एक शांतिपूर्ण जुलूस और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई और गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। और हिंसा की इस खबर से गांधी जी ने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। कांग्रेस के अंदर भी इस पर बहुत बहस हुई। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेता थक चुके थे और परिषद चुनावों में हिस्सा लेकर सिस्टम के अंदर से लड़ने की बात कर रहे थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता और बड़ा जन आंदोलन की मांग कर रहे थे। और इसी उथल पुथल के बीच 1920 के दशक के आखिर में दो बड़ी घटनाओं ने भारत की राजनीति को फिर से गरमा दिया। एक थी दुनिया भर में आई आर्थिक मंदी, हाँ, जिससे कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी और किसानों की हालत बहुत खराब हो गई। और दूसरा था साइमन कमीशन। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया जिसे भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। और दिक्कत ये थी कि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो 1928 में जब कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन गो बैक के नारों से हुआ। इसी बढ़ते गुस्से को देखते हुए वाइसरॉय इरविन ने अक्टूबर 1929 में डोमिनियन स्टेटस का एक गोलमोल सा वादा कर दिया। एक मिनट, ये डोमिनियन स्टेटस आखिर था क्या? क्या ये पूरी आजादी थी? नहीं, पूरी आजादी बिल्कुल नहीं। इसका मतलब था कि भारत अपने आंतरिक मामले खुद चलाएगा, लेकिन देश का मुखिया अभी भी ब्रिटिश राजा ही रहेगा, जैसा उस वक्त कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में था। और कांग्रेस के युवा नेताओं के लिए ये काफी नहीं था। बिल्कुल नहीं, उन्हें अब चाहिए था पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी। हाँ, पूरी आजादी। और यही मांग दिसंबर 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पास हुई। और तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। अब सवाल ये था कि इस बड़े विचार को, इस अमूर्त विचार को आम लोगों के रोजमर्रा के मुद्दों से कैसे जोड़ा जाए। और यहीं गांधी जी ने एक ऐसी चीज को चुना जो हर भारतीय की रसोई में थी, नमक। ये एक जीनियस स्ट्रेटेजी थी। नमक पर टैक्स लगाना और उसके बनाने पर सिर्फ सरकार का अधिकार होना, ये ब्रिटिश राज के सबसे दमनकारी कानूनों में से एक था। अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान सब इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल। गांधी जी ने इसी नमक को अपनी अगली लड़ाई का सबसे शक्तिशाली हथियार बनाया। उन्होंने 31 जनवरी 1930 को वाइसरॉय इरविन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें 11 मांगे थी और चेतावनी दी कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। वाइसरॉय इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। तो फिर गांधी जी ने अपनी वो प्रसिद्ध यात्रा शुरू की, दांडी मार्च। हाँ, अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ। यात्रा साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर गुजरात के तटीय कस्बे दांडी तक थी। 24 दिन, रोज लगभग 10 मील का सफर। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश था। गांधी जी जहां भी रुकते, हजारों लोग उन्हें सुनने आते। उन्होंने पूरे देश को बता दिया कि अगला आंदोलन क्या होगा और उसका मतलब क्या है। और 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया। ये सिर्फ नमक नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्य के कानून का उल्लंघन था। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ये आंदोलन असहयोग आंदोलन से अलग कैसे था? इस बार लोगों से सिर्फ सहयोग न करने के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ने के लिए भी आह्वान किया गया था। तो देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने नमक कानून तोड़ा। हाँ, और औरतें? उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें अपने घरों से बाहर निकली, जुलूसों में शामिल हुई, नमक बनाया और जेल भी गईं। ये सच है। गांधी जी ने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान कहा और अस्पृश्यता को खत्म करने की बात की। लेकिन कई दलित नेता जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी समस्याओं का एक अलग राजनीतिक हल चाहते थे। और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच का टकराव सामने आता है। हाँ, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की, यानी जहां सिर्फ दलित ही वोट दें और दलित उम्मीदवार खड़े हों। तो उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। पर गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। उन्हें डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा। और जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। आखिर में दोनों के बीच पूना पैक्ट हुआ। इस समझौते के तहत दलितों के लिए आरक्षित सीटें तो मिली, लेकिन वोटिंग संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में ही होनी थी। एक रास्ता निकाला गया, पर दलित आंदोलन और कांग्रेस के बीच शक की दीवार बनी रही। मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। क्यों? क्योंकि 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुस्लिम संबंध खराब हुए, दोनों समुदायों ने धार्मिक जुलूस निकाले, जिससे कई शहरों में दंगे हुए। और भविष्य की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर भी गहरे मतभेद थे। मुस्लिम नेताओं को ये डर था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। तो जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये साफ नजर आता है कि राष्ट्र बनने की ये प्रक्रिया कितनी जटिल थी। ये एकता सिर्फ संयुक्त संघर्षों से ही नहीं बन रही थी, बल्कि इतिहास, लोक कथाओं, गीतों और भारत माता जैसी तस्वीरों से भी इसे गढ़ा जा रहा था। बिल्कुल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम हो या अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता की पेंटिंग, इन सब ने राष्ट्र को एक ऐसा रूप दिया जिसे लोग देख सकते थे, महसूस कर सकते थे। लेकिन सबसे अहम बात शायद ये है कि भारत में राष्ट्रवाद कभी कोई एक विचार नहीं था। ये एकता बनाने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी, जिसमें अलग अलग समूहों की अलग अलग उम्मीदें और शिकायतें शामिल थीं। और जहां एकता थी वहीं टकराव के बिंदु भी हमेशा मौजूद थे। तो आज की चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जिस आंदोलन में स्वराज और आजादी के इतने अलग अलग और कभी-कभी एक दूसरे के खिलाफ मतलब थे, वो आंदोलन आखिरकार एक देश के भविष्य के लिए एक साझा सपने पर कैसे पहुंचा? या क्या वो अलग अलग सपनों का संघर्ष आज भी किसी न किसी रूप में जारी है? सोचिएगा जरूर।